और अब हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समय लाइव आ चुके हैं ई एजेंडा आज तक के मंच पर। जैसा हम आपको बता रहे हैं, आज देश के 17 राज्यों के मुख्यमंत्री अपना अपना प्लान बता रहे हैं। कैसे लॉकडाउन 3 में लोगों को राहत दी जाएगी, कैसे लॉकडाउन 3 में जिंदगी को पटरी पर लाने के प्रयास होंगे, उसकी प्लानिंग क्या है और कोरोना से लड़ाई का प्लान सरकारों का आगे क्या है। मनोहर लाल जी, स्वागत है आपका आज तक पर। धन्यवाद रोहित जी। कोरोना से लड़ाई कैसी चल रही है? रोहित जी, आपको पता है जैसे सारा देश में, देश ही नहीं तो दुनिया में सब लोग अपने अपने तरीके से सब लगे हैं। हरियाणा में भी हम लोगों ने जैसे ही हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ ये 4 मार्च को, हमने उसी समय इसके पुख्ता इंतजाम किए थे, क्योंकि उस समय तक समाचार हमको दुनिया के मिल चुके थे कि किस किस प्रकार से ये फैल सकता है और कैसे कैसे इसको रोका जा सकता है। हमने अपने सारे कार्यक्रम, सब नेताओं के, सब सरकारी कार्यक्रम, गैर सरकारी कार्यक्रम, सबको 8 तारीख के बाद एक प्रकार से रोक दिया था। मेरे अपने सारे जो टूर प्रोग्राम सारे समाप्त कर दिए थे और उसके बाद लगातार कंट्रोल रूम में बैठ कर के जो हमारी सारी योजनाएं, सब अधिकारी मिलकर के, चाहे वो पॉलिटिकल लोग थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, चाहे जनता, सार्वजनिक यानी संस्थाएं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सब मिल करके इसको रोकने के लिए लगे। और मुझे इस बात का संतोष है कि हरियाणा में हम बहुत सी चीजों को थाम पाए कोरोना की इस बीमारी को। लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हो गए जिसमें से हमारे यहाँ जो इस समय 357 जो पॉजिटिव केसेस आ गए, उसके कई कारण थे। वो अलग अलग कारण आपको मालूम भी होंगे, जनता को भी मालूम है, मैं भी बता सकता हूँ उनको। लेकिन फिर भी बाकी प्रदेशों की तुलना में देश में जो सारा घटित हो रहा है, उन प्रदेशों की तुलना में हमारा राज्य फिर भी कुछ बचाव में है। पिछले कुछ दिन में लग रहा था हरियाणा में कोरोना का कर्व कम हो रहा है, रिकवरी रेट भी बेहतर हो रहा है, लेकिन शुक्रवार को अचानक 28 नए मरीज आ गए। ये कैसे हुआ? कहां चूक मैंने हो गई? बताया जैसे कुछ कारण विशेष। सबसे पहले तो एक कारण हुआ था जो सारे देश में ही जिसकी जानकारी मिल रही है कि तबलीगी लोग, जमात के लोग जो दिल्ली से, निजामुद्दीन से निकले और हजारों की संख्या में, और वो कोरोना को सारे देश में बढ़ा गए। हमारे यहाँ भी 135 केस तो केवल तबलीगी समाज के, जमात के लोग वो पॉजिटिव पाए गए हैं। हजारों की संख्या में लगभग 1400 की संख्या ऐसी थी जिनके ऊपर हमने नजर रखी, जिनको क्वारंटाइन किया, जिनको सर्वेलेंस में किया रखा। उसमें विदेशी भी थे, 107 लोग तो विदेश से ही संबंध रखने वाले थे। 850 लोग ऐसे हैं जो बाकी अन्य प्रांतों से हरियाणा में आकर के और तबलीगी इस नाते से वो काम कर रहे थे। 250 लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा से बाहर दूसरे प्रदेशों में हैं, वो वापस आए। तो ऐसे लगभग 1300 साढ़े 1300 लोगों के ऊपर हमने नजर रखी और उसमें से 100 जैसे मैंने बताया 135 लोग ये तबलीगी, ये पॉजिटिव पाए गए। दूसरा एक फैक्टर जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जो अचानक एकदम ग्राफ बढ़ गया, वो है दिल्ली के लोग जो हरियाणा से डेली पैसेंजर्स इस नाते से आते रहे हैं। दिल्ली के 3 तरफ जो हरियाणा के जिले हमारे लगते हैं, चाहे उसमें सोनीपत पानीपत है, चाहे झज्जर रोहतक है, चाहे उसमें फरीदाबाद है, इसमें गुरुग्राम है, पलवल है, रोहतक है। इन सब जिलों के जो लोग आने जाने वाले, कोई सब्जी लेके जाने वाला, कोई सब्जी अनाज आजादपुर मंडी से लेके आने वाला, कहीं पुलिस कर्मी थे, कहीं स्वास्थ्य कर्मी थे, ऐसे लोग स्वयं यानी इन जिलों में जो कोरोना पॉजिटिव हुए या इनके परिवार के लोग, रिश्तेदार सब, तो वो एकदम जो जंप आया है, मैं समझता हूँ कोई 40 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो सीधा संबंध दिल्ली के साथ है, जिनका जो कोरोना पॉजिटिव हुए। और उसके कारण से हमको थोड़ा जो साथ लगते प्रदेश थे, जहां-जहां पॉजिटिव ज्यादा यानी रेड जोन में जो लोग आ गए हैं, जो जिले, उन जिलों के साथ अपने जो बॉर्डर्स हैं, उनको थोड़ा-सा सख्ती भी करनी पड़ी है, जिसको कहना चाहिए एकदम सील की हमने, हम्म। ताकि कोई आदमी आवश्यक सेवाओं के नाते से आए ज़रूर, लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कोरोना कैरियर बन कर के ना आ जाए। तो कोरोना को रोकने के लिए हमें सख्ती भी करनी पड़ी है और उसमें से अब देखते हैं कि उस सख्ती के कारण से कितना हम रोक पाते हैं, कितना और इसका फैलाव होता है। लेकिन अभी दिल्ली का जो खतरा है, वो लगातार बना हुआ है। तो आपने दो बड़े कारण जो गिनाए, वो दोनों कारण दिल्ली से आते हैं, चाहे वो सब्जी मंडी का मामला हो, चाहे वो तबलीगी जमात का मामला हो। इसीलिए आपके गृह मंत्री इतने गुस्सा है दिल्ली वालों से, बोल रहे हैं कि सारे दरवाजे बंद कर दो, ना दिल्ली से कोई आएगा ना जाएगा। मुझे गृह मंत्री जी के बारे में तो कुछ नहीं कहना है, उनके बारे में, उनके मन में क्या है और क्या उन्होंने कहा होगा, क्या बोला होगा, ये तो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे यहाँ कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति वो कोरोना लेकर के आता है, तो हमको उसकी एक प्रकार से चेकिंग तो करनी पड़ेगी। वो बॉर्डर्स को सील करने की बात है, वो एंट्री एग्जिट जिन लोगों का होता है, उनकी शारीरिक जाँच करने का विषय आएगा। वो जो सामान आता है, ट्रक आते हैं,
वाहन आते हैं, उनके ड्राइवर्स, कंडक्टर्स उनके साथ आते हैं, उनकी भी चेकिंग करनी पड़ेगी। इन सब बातों को हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें किसी के व्यक्ति के आने-जाने का विरोध नहीं है। हम एसेंशियल सर्विसेज़ को रख चाहते हैं कि ये आकर हमारी भी आवश्यकताएँ हैं, बाहर के लोगों की भी आवश्यकताएँ हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी भी कारण से कोरोना को प्रवेश करने देंगे, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए सख्ती हमको करनी है। उसके लिए चाहे वो चंडीगढ़ के साथ लगे हुए हमारे ज़िले हैं, पंचकुला है, अम्बाला है, क्योंकि चंडीगढ़ में भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा केसेज़ हो चुके हैं। सहारनपुर से हमारा ज़िला जो यमुनानगर लगा हुआ, वहाँ भी हमने इसकी सख्ती बढ़ाई है। पंजाब के साथ जो ज़िले लगे हैं, उनमें भी सख्ती बढ़ाई है, क्योंकि पंजाब के केसेज़ भी एकदम बढ़ गए हैं और उसका एक कारण तीसरा कारण है, 2 तो कारण ये हो गए, तीसरा एक कारण है नांदेड़ से जो तीर्थ यात्री उधर गए हुए थे और वापस लौटे हैं, उसमें से ज़्यादातर तो पंजाब के ही थे। लेकिन पंजाब में कुछ लोग ऐसे आ गए जो उन्होंने कहा कि हम हरियाणा के रहने वाले हैं। उनको हम जब लेकर के यहाँ आए और उनकी टेस्टिंग की तो 2 लोग हमारे यहाँ भी पॉजिटिव निकले हैं। हम्म। उसमें भी अब एक खतरा ये बना हुआ है कि जो बड़ी संख्या में बाहर से लोग आते हैं, तो हम उनको निर्देश दे रहे हैं कि जो ऐसे लोग बाहर से यहाँ आए हमारे हरियाणा में, पहले वहाँ 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना चाहिए उनका, बाद में उनकी टेस्टिंग करके तब वो भेजेंगे, तब उनको हम यहाँ लाएँगे। किसी कारण से वहाँ टेस्टिंग नहीं होती है, तो हमारे यहाँ आने के बाद हम उनकी टेस्टिंग कराएँगे, ताकि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति वो तुरंत उसकी पहचान हो सके और वो फैला ना सके। गुरुग्राम तो ऑरेंज जोन में आ गया, फिर भी वहां बॉर्डर सील है, लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि आखिर जो रिस्क बना हुआ है, पड़ोस में अगर कहीं ज़्यादा शिकायत है कोरोना पॉज़िटिव की, तो हमें तो उसकी एंट्री का तो देखना ही पड़ेगा और गुड़गाँव हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक न केवल अपने प्रदेश के नाते, न देश के नाते, बल्कि दुनिया के हिसाब से भी देखें, तो गुरुग्राम इज़ इंटरनेशनल सिटी, आइकन सिटी है हमारी। गुरुग्राम में किसी प्रकार का रिस्क हम बिल्कुल ले नहीं सकते और वैसे तो कोई भी ज़िले में नहीं आना चाहिए। लेकिन गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, दिल्ली के अराउंड जो ज़िले हैं, उनमें अगर ये फैलता है तो इसका प्रभाव फिर आगे सँभालना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए स्टेट बॉर्डर्स को पहले सील करना ये हमारा काम है, उसको हम कर रहे हैं। ये स्टेट बॉर्डर्स गृह मंत्री लोग अपने आप फैसला लेके सील कर देते हैं या मुख्यमंत्रियों की आपस में बातचीत भी होती है? दिल्ली के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री एक दूसरे से बात करते हैं कि नहीं कभी, खासतौर पे जब से ये विवाद हो गया है? देखिए, इस विषय में केजरीवाल का फ़ोन आया था मेरे पास, अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुझे कहा कि ऐसे-ऐसे कुछ आवश्यक सेवाएँ हैं, उनके लोग हरियाणा से आते-जाते हैं। मैंने कहा, हाँ, हमें मालूम है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा से दिल्ली आते हैं, बहुत दिल्ली से हरियाणा भी आते-जाते हैं। आखिर यहाँ सब काम करते हैं, रात्रि को दिल्ली रहते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। लेकिन हम उनको बहुत विनम्रता से मैंने उनको बताया कि हम हर दृष्टि से सहयोग करने के लिए तैयार हैं एक-दूसरे का, लेकिन कोरोना कैरियर बन कर के कोई आएगा, इसके लिए तो हमको प्रबंध करने ही पड़ेंगे। और उनको हमने बताया कि जो लोग दिल्ली में काम करते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था वहाँ की जाए। हम कोई सहयोग कर सकते हैं तो हम करेंगे। हमारे पास भी कुछ स्थान दिल्ली में है, हमने उनको ऑफ़र कर दिया कि हमारे पास इतने फ्लैट्स हैं, वो हम दे सकते हैं। हमारे अपने गेस्ट हाउस हैं, वो हम दे सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली में काम करते हैं, हरियाणा के लोग वहीं ठहरें, वहीं क्वारंटाइन में रहें। हरियाणा में जो लोग काम करते हैं, हमने उनको भी कहा कि हरियाणा में काम करें। एक एम्स का हॉस्पिटल फरीदाबाद में बना है, 100 बेड का हॉस्पिटल है। उनके लोग भी काफ़ी दिल्ली से आते-जाते हैं। जब उनसे बातचीत की तो वहाँ उसी हॉस्पिटल के कुछ हॉस्टल्स बने हुए हैं, उन्होंने अपनी व्यवस्था वहाँ कर ली है। जितने संस्थान ऐसे हैं दिल्ली से आने-जाने वाले लोगों के लिए, उन्होंने गुरुग्राम में हमने 6000 लोगों की व्यवस्था करवाई है, कि जो आना चाहते हैं, लगातार यहाँ हरियाणा में रहना चाहते हैं, रहें, लेकिन डेली अप डाउन करने का काम, इससे वो खतरा बना रहता है, तो इसलिए विनम्रता से हमने उनको कहा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, कोरोना रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है। 22 जिले हैं राज्य के, जिसमें से 2 इस समय ग्रीन हैं, 2 रेड जोन में हैं और 18 ऑरेंज जोन में हैं। तो ओवरऑल परिस्थिति यह है कि 4 मई को जब लॉकडाउन 3 में पूरा देश जाएगा, तो काफी हद तक आपके पास ये मौका होगा कि आप जिंदगी को लोगों की पटरी पर लाने की व्यवस्था करना शुरू कर दें। क्या प्लान हरियाणा की सरकार ने बनाया है? रोहित जी, पहले तो ये जैसा आप बता रहे हैं कि 2 ही जिले थे, लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उन नई गाइडलाइंस में ये संख्या थोड़ा बदल रही है, क्योंकि अब पहले जो 28 दिन का टाइम पीरियड रखा गया था कि पिछले 28 दिन में कोई भी केस नहीं होना चाहिए। जो पॉजिटिव केस है 28 दिन के पहला का होगा, तो उसको ग्रीन मानेंगे, जहाँ 0 अब है। लेकिन अब उस टाइम पीरियड को 28 दिन की बजाय 21 दिन कर दिया गया है और मैं समझता हूँ 21 दिन होने के बाद हमारी ये 4 तारीख को इन जिलों की संख्या 2 की बजाय 5 हो जाएगी। तो जी। 5 जिले जब हो जाएँगे, उस नाते से हमारी स्थिति कुछ पहले से बेहतर होगी और उसी प्रकार से जो रेड ज़ोन में जिले हैं, उसमें जैसे अभी 2 बताए गए हैं, लेकिन जब ये 2 तय हुए थे, उस समय इतने केसेज़ नहीं थे। अब उसके बाद 2 जिले और हैं, झज्जर है और सोनीपत है। तो रेड भी शायद 2 से 4 हो जाएँ,
ग्रीन 5 हो सकते हैं, रेड 4 हो सकते हैं, बाकी जिले जो हैं वो होंगे अपने ऑरेंज होंगे। तो उस हिसाब से जैसी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस में हम उतनी छूट ज़रूर देंगे, लेकिन जहाँ कहीं थोड़ा सख्ती हमको इस नाते से करने की ज़रूरत पड़ेगी कि कहीं पास के जिलों से कोरोना प्रवेश न कर जाए, वहाँ हो सकता है कि जो गाइडलाइंस एमएचए की हैं, उसमें हमें थोड़ी सख्ती भी करनी पड़े तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये छूट प्रदेशों को दी गई है, जिलों को दी गई है कि अगर वहाँ की परिस्थिति विशेष को देख कर के जो गाइडलाइंस है उसमें ढिलाई तो नहीं बर सकते, लेकिन उसको यदि अगर कहीं कड़ा करना हो, सख्त करना हो, तो ये छूट सब जिलों को दी गई है। जो इंडस्ट्रियल जिले हैं, खासतौर पर फरीदाबाद जैसा, सोनीपत जैसा, जो आर्थिक गतिविधि के लिहाज से बहुत अहमियत रखते हैं, वहां ऐसी परिस्थिति होना कितना हरियाणा को नुकसान आपने आकलन किया है अभी तक, और कितना और हो सकता है अभी? रोहित जी, नुकसान तो बहुत हुआ है। पिछले 2 महीने में मैं समझता हूँ अगर 15 मार्च के बाद या लॉकडाउन जब से 22-24 मार्च के बाद और इस समय तक का नुकसान हुआ है, हरियाणा में 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हमको इन 2 महीनों में हो चुका है। उसके अंदर कुछ केंद्रीय सहायता जो मिलनी थी, लगातार रेगुलर मिलती है, वो भी कम मिली है हमें। और जो हमारे यहाँ जितने टैक्सेस हैं, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो वैट है, चाहे उसमें स्टाम्प ड्यूटी है, एक्साइज़ है, हर एक विभाग का जितना रेवेन्यू आना चाहिए था, बहुत चीज़ों में तो 1-2% ही रह गया, 5% रह गया। कुछ चीज़ों में 40-50% भी आया, वैट हमारा 50% आया है। लेकिन इस सारे से जो भी एक इसका प्रभाव पड़ा है, तो जो हमारे आवश्यक खर्चे हैं, जिसके अंदर सैलरीज़ हैं, पेंशन्स हैं, इंटरेस्ट है, रीपेमेंट है, ये तो हमको करने ही हैं। तो उसके लिए हमने पिछले महीने 5,000 करोड़ रुपए का लोन भी लिया है। अगले महीने की स्थिति भी अब धीरे-धीरे बनेगी। इस सारी स्थिति के अंदर भी हम लोग जो है अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ये ठीक है कि हमने अपनी व्यवस्थाओं में जो आवश्यक खर्चे हैं उसको पूरा कर रहे हैं, उसको कहीं भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इसको करने के लिए हम हर संभव प्रयत्न करेंगे और उन प्रयत्नों से हम अपने इस समय को अभी और आगे बढ़ाएँगे। आगे केंद्र को भी हमने निवेदन किया है, हर एक प्रदेश ने किया है कि केंद्र से हमको सहायता मिले, ताकि उस सहायता के आधार पर हम अपनी चीज़ों को ठीक कर सकें। हमने छोटे-मोटे कुछ व्यवस्थाएँ ये भी की हैं जिसको कहना चाहिए कि बहुत मामूली बस का किराया है उसको हमने 15 पैसे बढ़ाया है। हमने मार्केट फीस जो सब्जी मंडी की 1% वो बढ़ाई है। जो डीज़ल और पेट्रोल है उसके ऊपर ₹1 लीटर बढ़ाया है। लेकिन कुल मिलाकर के 400-500 करोड़ रुपया जो बढ़ेगा अगले साल भर का, इससे ज़्यादा हम इस कोरोना में खर्च भी कर चुके हैं। लगभग 250 करोड़ रुपए की हमने एमएसएमई के ऐसे बंधुओं को छूट दी है कि जो अगर लोन लेकर के ₹20,000 का प्रति वर्कर के हिसाब से वो अगर लेते हैं तो 6 महीने का इंटरेस्ट उनको हम देंगे। हमने बिजली के बिलों में भी फिक्स्ड चार्जेज़ जो है उसको कुछ माफ़ कर दिए हैं, कुछ डेफर कर दिए हैं। इसी प्रकार गरीब लोगों को जो सहायता दे रहे हैं, ₹1000 सप्ताह की सहायता, ऐसे लगभग 16 लाख लोगों को हमने ₹1000 प्रति सप्ताह ये पैसा दिया है। राशन हमने जो केंद्र की ओर से डबल हुआ है, लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जिनके कार्ड्स बने हुए नहीं थे, उनको भी उसके अतिरिक्त राशन की हमने सहायता की है। इसी प्रकार से जो मेडिकल किट्स हैं, डॉक्टर्स की किट्स हैं, ये सैनिटाइज़र है, मास्क हैं, ऐसे बहुत से खर्चे इस समय में अनपेक्षित हुए हैं। उस सारे के लिए भी हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं, जनता से अपील भी की है कि उसमें सहयोग करें। कोरोना रिलीफ फंड के नाते से हमारे पास लगभग 250 करोड़ रुपया जनता ने भी दिया है। हम्म। तो कुल मिलाकर हम अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएँगे, लेकिन जो आवश्यक है उसी को बढ़ा पाएँगे। जो अभी लगता है रोकी जा सकती है, उनको आगे के लिए कुछ महीनों के लिए रोकेंगे। लेकिन जिन बातों को आपने बड़े धीमे से बता दिया इसमें, कि पेट्रोल डीजल पर हमने थोड़ा सा वैट बढ़ा दिया है, लोग ये सोच रहे थे कि दुनिया में सस्ता हो रहा है तो शायद हमारे यहाँ भी सस्ता होगा। आपने धीमे से बता दिया कि देखिए, हमने रोडवेज के किराए में भी 15 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। आपके राज्य में विपक्ष आपके ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि आप जजिया लगा रहे हैं ऐसे समय में जब जनता को राहतें देनी चाहिए थी। सरकार पे सवाल यह हुआ कि 42,000 करोड़ रुपए जो सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट से कमाए 6 साल में, वो पैसे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे आप? अचानक ऐसे समय में ये दबाव क्यों जनता पर? पहली बात तो पता है आपको भी कि ये जो पैसे जब भी आते हैं, ये हर साल में जितने आते हैं, हर साल में ही चले जाते हैं। आखिर ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में 1 साल का बजट बनता है। वो हमको 5 साल में जो 42,000 करोड़ रुपए वैट के बता रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ केवल वैट का हिसाब क्यों है? आखिर हमारे टोटल मिलाकर के बजट तो हर साल इस समय 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा रहा है। और अगर हम 5 साल का या 6 साल का जो हिसाब लगा रहे हैं, 6 साल का टोटल बजट बनाएँगे तो 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जाएगा। अब ये 4 लाख करोड़ रुपया कहीं से आया है और कहीं गया है। तो इस नाते से ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमको रख करके और किसी के घर में रख करके उसने उसमें से कोई खा लिया है, बचा लिया है, रख लिया है। ये तो लगातार हर वर्ष
जितना पैसा आता है उससे ज्यादा खर्च होता है और हर वर्ष जो कर्ज है वो लिया जाता है। हमने अभी भी कर्ज लेने के लिए जो सारी बात की है, तो ये बहुत सिल्ली टाइप के जिसको कहना चाहिए तर्क है कि हमने कितना लिया, किसने लिया और किसने दिया, ये उनको मालूम नहीं है क्या? सरकारें कांग्रेस ने नहीं चलाई है क्या? हम भी चला रहे हैं, तो वो तो बजट के हिसाब से सब बजट पास किए जाते हैं, लिए जाते हैं, खर्च किया जाता है। लेकिन आज आवश्यकता जिस बात की है, आज तो वो करना ही है। और फिर जहां तक हमने कोई बढ़ोतरी की है, वो 44,000 करोड़ रुपए को एक 150-200 करोड़ रुपए के साथ तुलना करके बोलेंगे, तो एक उपहास जैसी बात है। हम मानो कहीं 40,000 करोड़ रुपया हमने कहीं जनता से लिया होता और 50,000 करोड़ रुपए का वो मुकाबला करते, समझ में आता है। 150 करोड़, 200 करोड़ को 40,000 करोड़ रुपए से गिनवा रहे हैं और 40,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांगने वाले वो कौन होते हैं? 40,000 करोड़ रुपए का हिसाब तो विधानसभा में हम हर साल का 7,000, 6,000, 5,000 क्या 1,00,000 करोड़ रुपए का हम हिसाब देते हैं। और हम हिसाब जो विपक्ष में होते हैं हमने मांगा भी है। तो ये तो उसी समय हिसाब मांगना होता है जिस समय खर्च किया जाता है, जिस समय इकट्ठा किया जाता है। आज तो अभी हिसाब मांगने के लिए 1 महीना भी नहीं हुआ है। 1 अप्रैल के बाद का नया हिसाब और वो जनता को हम बता चुके हैं। पहला मुख्यमंत्री मैं हूँ जिसने जनता को सीधा अपना सारा हिसाब बताया। पिछले एक बार मेरे सायंकाल का जो हरियाणा आज का कार्यक्रम होता है, उसमें एक-एक आना-पाई का हिसाब बताया कि यहाँ से इतना आना था, इतना आया, इतना आना था, इतना आया और इतना खर्च होना था, हम खर्च नहीं कर पाए हैं। कितना हमारा कम रह गया, कहाँ से हम लाएँगे? ये जनता के सामने मैं लगातार रख रहा हूँ। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है और इनको कोई नैतिक अधिकार ही नहीं उनको पूछने का, क्योंकि उन्होंने तो कभी बताया ही नहीं ना। हम तो एक-एक पैसा बता रहे हैं और बताने में कहीं कोई उसमें छुपा नहीं रहे हैं। आज हमने कोई छोटी-मोटी बात लगाई भी है, तो क्या मान लो सब्जी के अंदर अगर 2% लगाया है, तो 10 पैसे ₹10 किलो की सब्जी के ऊपर 20 पैसे का खर्च एक्स्ट्रा पड़ेगा। वो 20 पैसे का हिसाब हमसे माँगेंगे। हम जो बस का किराया हमने बढ़ाया है 2004-5 से लेकर के और 2012 तक उन लोगों ने जो बढ़ाया 45 पैसे से लेकर के और 75 पैसे उन्होंने किया, अर्थात 66% बढ़ाया। और हम अगर हिसाब लगाते हैं तो 2012 के बाद अब 2020 8 साल में हमने कितना बढ़ाया? 75 पैसे से ₹1, 25 पैसे 33%। ये सोचना पड़ेगा उनको भी कि आप वो 7 साल के अंदर बढ़ाते हैं 66%, हम्म हम 8 साल में बढ़ाते हैं 33% हम्म और फिर हमसे पूछते हो। हम्म आप एक कृषि प्रधान प्रदेश हैं। कुछ दिन हुँ, पहले जब आपसे बात हुई हमारी कार्यक्रम में आज तक पर, तो आपने बताया कि किसानों को लेकर आप लोगों ने खास प्लानिंग की है। विशेष तौर पर लॉकडाउन की वजह से किसान की उपज को मंडी तक पहुंचाने में कोई समस्या ना आए, इसके लिए आप प्रावधान कर रहे हैं। क्या किसान खुश है? उसका माल मंडी तक पहुंच रहा है? बिल्कुल। किसान बहुत खुश है। इस बार पहली बार उसको जब इतनी 1800 मंडियों में गेहूँ को हमने जो उसको मँगवाया है, बिकवाया है, आज 20 तारीख से लेकर के अभी 2 मई हुआ है। 12 दिन में हमने 40 लाख मीट्रिक टन इतनी तेज़ी से तो कभी भी नहीं हुआ था। हमको तो लगता था ये लंबा समय चला जाएगा, लेकिन चूँकि मंडियों की संख्या बढ़ गई, 40 लाख मीट्रिक टन आ चुका है और कुल हरियाणा का अनाज 70-75 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा नहीं है। 75 लाख मीट्रिक टन के बाद ये जो और एक्स्ट्रा 20 लाख मीट्रिक टन आने की संभावना होती है, ये आस-पास के प्रांतों से आता है। वो पंजाब से आता है, वो उत्तर प्रदेश से आता है, वो राजस्थान से आता है। इस बार हमने तो चाक-चौबंद किया कि अभी हम जब तक हरियाणा के किसान का अन्न नहीं खरीद लेते तब तक भारत के किसान का हम आने नहीं देंगे। पिछली बार क्योंकि इतनी सख्ती नहीं थी, बीच-बीच में आते रहते थे किसान। इस बार हमने सख्ती की है, 2 कारणों से। एक तो बॉर्डर सील हो गए, दूसरा है कि इस बार हमने रजिस्ट्रेशन की है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर। एक-एक किसान, एक-एक एकड़, एक-एक चीज़ उसकी रजिस्ट्रेशन की है और रजिस्टर्ड किसान के माध्यम से ही हम माल खरीद रहे हैं। उसी हिसाब से उसकी पेमेंट जाएगी, उसी हिसाब से उसका सारा हिसाब-किताब होगा। इसलिए किसान को इस प्रकार सारी व्यवस्थाएँ बहुत बढ़िया लग रही हैं। हाँ, जिनको स्वभाव मंडियों में आड़ती बाकी सब लोग मिल करके पहले मनमानियाँ करते थे, वो मनमानियाँ इस बार ना होने के कारण से कुछ लोगों को परेशानी भी है। उस परेशानी को दूर करने के लिए उनको समझा रहे हैं। एक सिस्टम में सब लोग आएँगे, किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगी। आखिरी सवाल है, आप इंडस्ट्री खोलने का प्लान कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ने ट्रेनें चलाने का प्लान कर दिया है कि जिसको अपने घर जाना है चले जाओ। मजदूर चला जाएगा तो फिर इंडस्ट्री खुलेगी भी तो क्या कर लेगी? देखिए, इस मामले में क्योंकि अब किसी मज़दूर को जाने का उसने ठान लिया है, मन में मानो होम सिकनेस आ गई है या उसको कोई अपने परिवार की ओर से कोई दबाव है या खुद उसके मन में आया है, तो हमें आखिर उसको साइकोलॉजिकली डील करना पड़ेगा। हमको उसको समझाना पड़ेगा कि आज वो काम में लग गया है। हाँ, अगर खाली होता तो उसको जाना ही था क्योंकि 1-2 महीने तक तो इंडस्ट्री भी वहन करेगी, सरकार भी सहायता करेगी, सब करेगी। अगर लंबे समय तक इंडस्ट्री नहीं चलती,
फिर उसका जाने का लगता है स्वाभाविक हो जाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब चूंकि इंडस्ट्री दोबारा से शुरू हो रही है, कुछ हो भी गई है, हमारे यहाँ कुल 25-27 लाख वर्कर्स में से मैं मान के चलता हूं कि आज हमने 8-10 लाख वर्कर तक का जो इंडस्ट्री है उसको परमिशन दे दी थी, वो खुल रही है। अब 4 तारीख के बाद हमने जैसे ग्रीन जोन्स हैं या ऑरेंज जोन है जी। या रेड जोन में भी जो कुछ कैटेगरीज एग्जम्प्ट की गई हैं, उन सबको करने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को काम मिल जाएगा। जी। और मुझे लगता है कि जो एक माहौल बन गया जाएंगे उसमें से ये है कि अब काम अगर मिलेगा तो लोगों को रहने का मन बन जाएगा। इसलिए जितनी बड़ी संख्या में पहले जाने की होड़ लगी हुई थी उसको वो रोकेंगे। फिर भी हर प्रदेश अपनी दृष्टि से सभी मजदूरों को, जाने वालों को, उनको पूछ रहे हैं। ऐप हमारी बन के तैयार हो गई है, जी। उसको हम लॉन्च करेंगे तो जिसने जाना होगा उसकी सारी संख्या और सारी फिजिबिलिटी देख करके जैसे जैसे ले जाने का उनको भेजने का बनेगा, क्योंकि लॉकडाउन में हम व्यवस्थाओं को तोड़ तो नहीं सकते हैं। जी। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखेंगे और ठीक। उसके प्रावधान बना करके जितना भेजना होगा भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर लाल जी, आज तक पर आने के लिए, देश की और हरियाणा की जनता से रूबरू होने के लिए और अपना प्लान बताने के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ई एजेंडा का हिस्सा बन रहे थे। ई एजेंडा सीएम स्पेशल हमारा हैशटैग है। आपकी कोई भी राय, कोई भी सवाल देश के इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से है तो आप ट्वीट करके हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं।